जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 इसे लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारी इसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। तो आज हमारे साथ हैं बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी जेएस भल्ला और ये गैलेंट्री अवार्डी भी है। तो भल्ला जी, ये सारे इसको कैसे देख रहे हैं आज? ये जय हिंद। मुझे दुख हो रहा है कि सरकार किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट रूलिंग आने के बावजूद के असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर आईजी लेवल तक तमाम पोस्ट जो है काडर के अफसरों को द्वारा भरी जानी चाहिए, लेकिन सरकार उसको नकारा करने के लिए आज ये नया बिल लाई है, जिसको आज जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो बोल रहे हैं काला नियम है। सरकार ने एक ली है कि आईपीएस का टॉप पे आना जरूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन किस काम का? आज तक मैंने देखा है अपनी सर्विस के दौरान कि अगर मैं आईएएस ड्यूटी पे जाता हूं तो वहां मुझे कोऑर्डिनेशन अपने आप करना पड़ता है लोकल एसपी के साथ, लोकल थाने के साथ, ना कि डीजी साहब करते हैं, डीजी बिहार या डीजी उत्तर प्रदेश के साथ। एक बात, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। दूसरी ये कहना सरकार का एक ये तर्क भी है कि भाई आईपीएस है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, सिक्योरिटी है और समन्वय है, तो इसके लिए जरूरी बताते हैं उनका डेपुटेशन। सरकार का ये तर्क है। जितना मैंने 16 साल में देखा है, कोई समन्वय नहीं होता। जो आईपीएस ऑफिसर है वो आर्मी के साथ मिलने से भी डरता है, कतराता है। मैंने आर्मी के नीचे भी आर्मी ऑप्स कंट्रोल में भी नौकरी करी है, तो कोऑर्डिनेशन, तमाम कोऑर्डिनेशन था मेरे और बटालियन कमांडर के बीच में, इन्फेंट्री बटालियन, और मेरे और ब्रिगेड कमांडर के बीच में। ब्रिगेड कमांडर ग्राउंड पे आके मेरे से समन्वय करते थे, ना कि आईपीएस ऑफिसर। एक बात। दूसरी बात कि जब स्टेट्स में बीएसएफ बुलाई जाती है पोलिंग ड्यूटी के लिए, तो आईपीएस को इतना भी नहीं मालूम। वो बोलते हैं कि आप डंडा लेके या लाठी लेके ड्यूटी करोगे क्योंकि पब्लिक डरती है आपकी राइफल से। मेरा जवान तो ट्रेनिंग हुई है राइफल के साथ, उसको आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जान को जोखिम में डाले और लाठी लेके ड्यूटी करे? तो सर, इसमें भला जी, जैसे कि अभी खासतौर पे मैं दो लोगों की बात करूं तो सीआरपीएफ और बीएसएफ, इसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट जो भर्ती हुए हैं उनको अभी 15 से 16 साल लग रहे हैं पहली प्रमोशन में। तो जो ये बिल है, इस बिल से उन्हें कोई राहत मिलेगी या ये संकट और बढ़ सकता है? ये संकट और बढ़ सकता है, बिकॉज सरकार ने उनकी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं इसमें बात करी। दूसरी बात, हम तो सीधा कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस का स्टेटस देके हमारे को नॉन-एफएफयू जो है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो दीजिए, लेकिन वो भी आप नहीं देना चाहते। वो आपने लिंक कर दिया हमारे प्रमोशन रूल्स के साथ। प्रमोशन रूल्स में अगर मुझे डीआईजी से आईजी बनना है तो मुझे कुछ कोर्स अनिवार्य है। अगर मैं वो कोर्स नहीं किया तो मुझे एनएसएफयू नहीं मिलेगा। तो एनएसएफयू दिया गया इसलिए कि मेरे में, और जो ऑल इंडिया सर्विस का अफसर मेरे से 2 साल जूनियर है, उसमें मेरे को तनख्वाह मेरी प्रोटेक्ट हो, वो नहीं हो रही, तो मेरे अफसरों का नुकसान हो रहा है। अभी मैं अपने जवानों की बात करूं तो मेरे साथ नौकरी किए हुए कई जवान हैं जिनको 22 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन अभी तक हवलदार का रैंक नहीं मिला है, हेड कांस्टेबल का रैंक नहीं मिला है। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर, इसी प्रकार इंस्पेक्टर। कभी मैं पुराने लोगों से बात करता हूँ, साहब मेरी तो प्रमोशन नहीं हुई, मैं तो अगले साल रिटायर हो रहा हूँ। ऐसे हैं अफसर, 18 साल की नौकरी हो गई है एज असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री, लेकिन उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली। अच्छा सर, ये बात भी कही जाती है, जो अभी नया बिल आया है, तो नए बिल में सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल कहा गया है इस बिल में, जबकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में ओपीएस दिया था, वो भी इसी बिना पे दिया था कि ये जो सीएपीएफ है ये भारत संघ के सशस्त्र बल। लेकिन सरकार जो है अदालत में इन्हें सिविलियन फोर्स बताकर ओपीएस से पीछे हट जाती है। आपका ये जो तर्क है बिल्कुल सही है कि जितने भी सीएपीएफ हैं उनका अगर एक्ट है, स्पेशल पावर एक्ट है, जिसके अंदर कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन गवर्न होते हैं, फोर्स के सब रूल गवर्न होते हैं। उनके प्रियम्बल में सब जगह लिखा हुआ है बीएसएफ इज द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। और जब
सेंट्रल पे कमीशन ने और गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया कि आर्म फोर्स ऑफ द यूनियंस को पेंशन दी जाएगी, ओल्ड पेंशन इसकी, तो केवल डिफेंस फोर्सेज को दे दी गई और हमारे को नहीं दी गई। अभी ये 2016-26 का जो बिल आ रहा है उससे फिर ये हमारा स्टेटस एक्ट एंड डिसिप्लिन और ऑप्स ऑफ वार के लिए हमारा आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन रखेंगे, परंतु अदरवाइज ये बिल्कुल हमें सिविलियन कर देंगे। भला जी, एक चीज और, जैसे कि बीएसएफ के संस्थापक रुस्तम जी और सीआरपीएफ के डीजी कनेतकर साहब और तत्कालीन 70 के दशक में ललन प्रसाद सिंह जो होम सेक्रेटरी थे और डिप्टी डायरेक्टर थे मिस्टर जेएस पांडे एमएचए, इन सभी ने ये सिफारिश की थी कि भाई अब इन फोर्सों में यानी सीएपीएफ में हम अपने ऑफिसर्स तैयार करेंगे और इसमें आईपीएस के लिए कोई पद रिजर्व न किया जाए। आने वाले समय में हमारे अफसर ही प्रमोशन लेते हुए शीर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बारे में कैसे? ये बात सही है। हमारे जो पहले डीजी थे श्री के.एफ. रुस्तम जी और जिस कमेटी में श्री एलपी सिंह और जनरल जे.एन. चौधरी थे, उस कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि कुछ काल के लिए जब तक ये फोर्स यंग है बाहर से अफसर लाएंगे, लेकिन बाद में इनके अपने अफसरों को ही ये फोर्स संभालनी है, उनको प्रमोशन दी जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको बढ़ोतरी दी जाएगी, वो अपनी फोर्स संभालेंगे। लेकिन सारा उसके अनुसार नहीं हो रहा। पूरा आईपीएस का होल्ड बन गया है और उसको छोड़ना नहीं चाहते और गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। अच्छा सर, ये मान लिया जाए आज बिल पास हो रहा है तो ये बिल संसद से पास हो जाता है, तो इसके बाद पूर्व अर्धसैनिक जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए, सरकार इसको फिर भी लागू करती है, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, दो है कदम। एक तो कदम है कि हम ये लड़ाई कानूनी लड़ाई, क्योंकि ये जो हमारे संविधान में इक्वल राइट्स वगैरह दिए हुए हैं उसके ये बहुत विरुद्ध है, तो हम उसमें कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में फिर लड़ी जाएगी। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार आदेश देने के बाद जिस व्यवस्था के लिए उन्होंने बोला है, उस व्यवस्था के प्रति इस बिल में पालना करने के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कही है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो बिल्कुल नकारा ही कर दिया। तो ये भी कानूनन जायज नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश में है उसकी पालना करके आप कोई बिल बनाते तो एक अलग बात होती है, परंतु इस बाल में उसमें कोई इसकी चर्चा नहीं है। दूसरा है कि हमारे अर्धसैनिक बलों की जो संस्थाएं हैं पूरे दिल्ली में और सभी स्टेट में, और ये जो लड़ाई है जो आज शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है, ये पूरे देश में एक आंदोलन इसका चलेगा। और सीएपीएफ के आज 12 लाख सर्विंग है, हम लोग करीब 17 लाख रिटायर्ड हैं, उनके परिवार हैं और उन परिवार के रिश्तेदार हैं। इसके आंदोलन को पूरे देश में पिछले अगले 1 साल में पूरे देश में ये आंदोलन चलाया जाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो आज तक सरकार ने, अगर सरकार एक बार बुला के बात भी करती तो हम ये जानते हैं कि सरकार हमारी है। सरकार तो बात ही नहीं करना चाहती 15 साल में। अच्छा भला जी, एक चीज और लास्ट सवाल है, आखिर इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं और बार बार अदालत से, सर्वोच्च न्यायालय से आप जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बात सुन क्यों नहीं रही आपकी? ना तो आपको बुला रही है और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको आप वैधानिक हस्तक्षेप के द्वारा पलट देते हैं। जस्टिस नागारत्ना ने, जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उन्होंने बोला ये सरकार सबसे ज्यादा लिटिगेशन करती है। एक मामला एक कोर्ट में हार के फिर सरकार उसमें अपील डालती है, फिर दोबारा उस कोर्ट में हार के फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हारती है, फिर रिव्यू पिटीशन डालती है, फिर स्पेशल लीव पिटीशन डालती है। तो सरकार है कि इतने न्यायालयों में इतने ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, सबसे बड़ी, क्योंकि जो सरकार के नीचे जो आईएएस ऑफिसर है, जो मिनिस्ट्री में बैठा है, वो सरकार को आश्वासन देता है, सर हम अभी अपील दायर करेंगे, वहां जीत जाएंगे।
वहां भी हार गए। अब हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी इनको मान्य नहीं है, उसको भी पलटने की कोशिश है, इस करके ये काला बिल लाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।